वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक। और वहां मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, x = r/2 पर जो तीव्रता का मान था वो बताया था b = 4/5√5 μ0 Ni/r। इसी को यूज में लेते हुए नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। ये दो वृत्ताकार कुंडलियों का एक समायोजन है, दो धारावाही वृत्ताकार कुंडलियों का एक ऐसा समायोजन जिनकी अक्ष एक ही हो, यानी समाक्षीय कुंडलियों की मैं बात करूं, मैं कहूंगा दो समाक्षीय धारावाही वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान मान की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी किसी भी कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो, क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज कुंडली। डायग्राम में जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r कैसे पॉसिबल है? ये 3D डायग्राम है, बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में ये पोजीशन है, ये अक्ष है, एक कुंडली ये r त्रिज्या की, दूसरी कुंडली ये r त्रिज्या की, इस तरीके से, और दोनों के केंद्रों के बीच की डिस्टेंस किसी भी एक कुंडली की त्रिज्या r के बराबर है। दूसरी बात, ये तो थी डेफिनेशन, फिर रिपीट कर रहा हूं, दो समाक्षीय धारावाही वृत्ताकार कुंडलियों का ऐसा समायोजन जिसमें समान मान की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी किसी भी एक कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो, क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज कुंडली। हेल्महोल्ट्ज कुंडली का मुख्य उपयोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। हेल्महोल्ट्ज कुंडली का मुख्य उपयोग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। कैसे? सपोज करें इस कुंडली को मैं इधर की तरफ खिसकाता हूं, ये केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O से दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। x बढ़ेगा तो b का मान क्या होगा? घटेगा। लेकिन ये कुंडली जितनी दूर जाएगी दूसरी कुंडली उतनी ही पास आ जाएगी, x का मान उतना ही कम होगा, तीव्रता उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही रहेगा। यानी मैं यूं कहूंगा हेल्महोल्ट्ज कुंडली का मुख्य उपयोग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है अपना वो बनता है, सिद्ध करो कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता का 1.432 गुना होता है। डेरिवेशन है, अपन इसको प्रूव करेंगे। अपन बात करते हैं यहां पर से दिस इज द फर्स्ट कॉइल, दिस इज द सेकंड कॉइल। ये प्राथमिक वृत्ताकार कुंडली धारा प्रवाहित हो रही है I, इसके केंद्र C1 से मध्य बिंदु O की दूरी है r/2, अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर r/2 दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता मैंने आपको बताई थी 4/5√5 μ0 Ni/r। सेम थिंग द्वितीय कुंडली के कारण r/2 दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता 4/5√5 μ0 Ni/r। तीव्रता की दिशा सेम होगी, परिणामी तीव्रता आ जाएगी दोनों के योग के बराबर। पहली समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5√5 μ0 Ni/r। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.716 μ0 Ni/r। अब मुझे प्रूव करना है 1.432 के फॉर्म में, तो इस इक्वेशन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0.716 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.432 μ0 Ni/2r। और ये जो फॉर्मूला है ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तीव्रता का सूत्र है, यानी हेल्महोल्ट्ज कुंडली के केंद्र बिंदु पर तीव्रता का मान वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तीव्रता के मान का 1.432 गुना होता है। ठीक है, ये बात 1 लाइन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो वृत्ताकार कुंडलियों का समायोजन है। तब इसके लिए तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख ये प्राथमिक कुंडली को प्रदर्शित कर रहा है, ये द्वितीय कुंडली को प्रदर्शित कर रहा है, और ये इन दोनों के परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, हेल्महोल्ट्ज कुंडली का मुख्य उपयोग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और दूसरी बात, हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो केंद्र पर तीव्रता के मान का 1.432 गुना होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे
इस चैप्टर का अपन एक पार्ट पूरा कर चुके हैं कंप्लीट, बायोसावर्त नियम और उसके अनुप्रयोग। ये अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसी में कि कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण की गति पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके कुछ प्राचाल्स हैं। मेनली इस पर जो बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है वो वन लाइन क्वेश्चन बनता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अपन बात करें किसी भी आवेशित कण की, कि कोई भी Q नॉट आवेश से आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो इस पर कार्यरत जो चुंबकीय बल का मान है अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसको अपन कहते हैं लोरेंज चुंबकीय बल, बराबर होता है Q नॉट v क्रॉस v के, और इसका परिमाण आएगा Q नॉट v sin थीटा। इसमें पहला पार्ट बनता है कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील होने का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और थीटा 0 sin 0 का मान कितना होगा 0, जिससे जो लोरेंज चुंबकीय बल है उसका मान कितना हो जाएगा 0। इस स्थिति में कण का पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब यहाँ पे बात करूं मैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश गतिशील हो तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल 0 होगा और कण का पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। क्रॉस जो है वो बता रहा है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को। आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे, sin 90 की वैल्यू 1। इस स्थिति में जो चुंबकीय बल है उसका मान अधिकतम होगा। चुंबकीय बल कितना होगा, Q नॉट v। हम देख सकते हैं ये कण है, यदि अपन बात करें इस स्थिति में लंबवत दिशा में, फिर लंबवत दिशा में, फिर लंबवत दिशा में, फिर लंबवत दिशा में, तो कण का जो पाथ है वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ध्यान रखना है, कोई भी आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो कण द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अब अपन बात करते हैं कोई भी कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बल कौन सा चाहिए, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। यानी कण को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है, किससे, चुंबकीय बल से। अभिकेंद्रीय बल mv²/r और चुंबकीय बल Q नॉट v से v कैंसिल कर देंगे। इसमें सबसे पहली बात अपन कैलकुलेट करते हैं कि आवेशित कण जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। इस समीकरण से v से v कैंसिल किया है, त्रिज्या r इज इक्वल टू mv, Q नॉट v इधर ट्रांसफर कर देंगे, यह आ जाएगा r इज इक्वल टू mv अपॉन Q नॉट v। त्रिज्या का मान m वेग, m द्रव्यमान, v वेग, Q नॉट आवेश और v चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही अच्छा वन लाइन क्वेश्चन बनता है। एक निश्चित आवेश से आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तब उस कण द्वारा तय किए गए पथ की त्रिज्या को रेखिक संवेग से किस प्रकार संबंधित करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वन लाइन, Q नॉट कांस्टेंट है, निश्चित आवेश है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B निश्चित है, देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, रेखीय संवेग के समानुपाती होगी। त्रिज्या रेखीय संवेग की क्या होगी, समानुपाती। यदि गतिज ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, सीधा सा फॉर्मूला में ध्यान रखना है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले 11th में। रेखीय संवेग P इज इक्वल टू √2m e के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। P की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यह आ जाएगा R इज इक्वल टू √2m e। mv कंबाइंड टर्म है P के बराबर, P की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। अब इस स्थिति में m जो आवेशित कण द्रव्यमान निश्चित होगा,
आवेश भी निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है, दैट मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई के गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती। यदि आपको कण का वेग पूछ लिया जाए, इसी समीकरण से आर को मल्टीप्लाई कर दे, आर इधर आ जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट बी आर अपॉन एम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, परिक्रमण काल, आवर्त काल, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समय किसके बराबर होता है? दूरी बटा चाल। वृत्ताकार पथ पर जो दूरी तय होगी वो इसकी परिधि के बराबर, परिधि आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन चाल आ जाएगी v। v की वैल्यू पुट कर देंगे Q नॉट बी आर, Q नॉट बी आर से आर कैंसिल कर दिया, अपॉन एम ऊपर आ जाएगा, तो परिक्रमण काल का सूत्र आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन Q नॉट बी, यानी एक चक्र पूरा करने में लगा कुल समय दैट इज 2 पाई एम अपॉन Q नॉट बी, जो कि इसकी चाल पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र पर। बात करते हैं आवर्ती। आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू Q नॉट बी अपॉन 2 पाई एम। और इसी से अपन कैलकुलेट कर चुके हैं कोणीय आवर्ती कर सकते हैं। कोणीय आवर्ती को लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, एन की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कोणीय आवर्ती आपका आ जाएगा Q नॉट बी अपॉन एम। ये इसके प्रचाल हैं, पैरामीटर्स हैं। वन लाइन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, या यहां पर पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल। इसी का थर्ड पार्ट, अभी मैंने पहला पार्ट बताया कि आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो कण का पथ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। लंबवत गतिशील हो तो कण का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। और वृत्ताकार स्थिति में जो कण के प्रचाल हैं वो अपन ने कैलकुलेट कर लिए। थर्ड बात, यदि मैं कहूं कि यदि आवेशित कण किसी भी एंगल थीटा पर प्रवेश करे, थीटा की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू 90 भी ले सकते हैं, और यदि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लें, अपन डिस्कस करेंगे कि यदि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लें, कुछ भी हो सकती है, इसी डायग्राम को मैं एक बार दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं। Q नॉट V एट एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड B। अपन जो थर्ड केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं जब थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 हो, तब इस स्थिति में जो वेग है, वेग को अपन घटकों में वियोजित करते हैं। वेग को 2 घटकों में वियोजित करेंगे। जिस भुजा के साथ कोण बन रहा है, कौन सा घटक? कोस घटक, v कोस थीटा, और लंबवत घटक आ जाएगा v साइन थीटा। अब यदि मैं बात करूं घटक v कोस थीटा की, घटक v कोस थीटा के कारण कण का पथ कैसा होगा? घटक v कोस थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब वेग का घटक हो तो उसके कारण चुंबकीय बल 0, कण का पथ कैसा? सरल रेखा, कण का पथ सरल रेखा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं लंबवत घटक v साइन थीटा की। घटक v साइन थीटा के कारण कण का जो पथ है दैट इज सर्कुलर, यानी कैसा होगा? वृत्ताकार पथ होगा। परंतु जो v है, परंतु v दोनों घटकों का संयुक्त प्रभाव है। घटकों का संयुक्त प्रभाव है, यानी दोनों का प्रभाव पड़ेगा, यानी जो कण है वो इस तरह से मूव करेगा, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। और ये जो आकृति है
वो आकृति कहलाती है कुंडलिनी पथ, हेलिकल पाथ, हेलिक्स। यानी इस स्थिति में जो कण का पथ होगा वो अपन कहेंगे कैसा होगा, कुंडलिनी पथ। परंतु V दोनों घटकों का संयुक्त प्रभाव है, अतः कण का पथ कुंडलिनी होगा। कुंडलिनी यानी हेलिक्स। कुंडलिनी वर्ड जो लिया गया है, जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसी तरह की शेप है, इसलिए इस पथ को क्या कहा गया है, कुंडलिनी पथ। यानी 3 केस मैंने आपको बता दिए हैं। थीटा इक्वल टू 0 पथ सरल रेखा, थीटा इक्वल टू 90 पथ वृत्ताकार, और जब थीटा 0 और 90 के बीच में हो तो कण का पथ अपन लेंगे कैसा, कुंडलिनी पथ लेंगे। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री पर प्रवेश करता है, कण द्वारा तय किए गए पथ का आकार लिखिए, पथ की त्रिज्या लिखिए, और एक पॉइंट इसमें पूछा जाता है चूड़ी अंतराल यानी पिच। मैं यहां बात करूंगा 45 डिग्री है, 0 और 90 के बीच में है, तो पहला आंसर आ जाएगा पथ कैसा होगा, कुंडलिनी पथ होगा। अब बात अपन करते हैं यहां कुंडलिनी पथ की त्रिज्या की। अपन बात करेंगे कुंडलिनी पथ की त्रिज्या की। पथ की त्रिज्या इसको लिख रहे हैं आर से। कुंडलिनी पथ संयुक्त प्रभाव है सरल रेखा और वृत्ताकार का। त्रिज्या किसकी होती है, सरल रेखा की या वृत्त की, वृत्त की होती है। और वृत्ताकार पथ कौन से कंपोनेंट के कारण है, साइन कंपोनेंट के कारण है। मैंने त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था एम वी अपॉन क्यू नॉट बी। यहां इतना सही चेंज करना है, वेग v ना आकर कौन सा घटक आएगा, लंबवत घटक आएगा, और लंबवत घटक क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू नॉट वी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू नॉट वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हेलिकल पाथ रेडियस। कुंडलिनी पथ की त्रिज्या का सूत्र एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू नॉट वी। यदि मैं बात करता हूं किसकी, पिच की, चूड़ी अंतराल की, चूड़ी अंतराल इंग्लिश वर्ड पिच है, कई बार हिंदी में भी हम इसको पिच बोल देते हैं, इसको लिखते हैं वाई से। चूड़ी अंतराल एक प्रकार की दूरी है कि जब आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर होगा, इस तरह से कुंडलिनी पथ पर एक घूर्णन पूरा करने में तय की गई दूरी, यानी ये जो पाथ है दैट इज पिच, यानी इसी को चूड़ी अंतराल कहेंगे। क्या कहेंगे कि कुंडलिनी पथ पर, कुंडलिनी पथ पर एक घूर्णन पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल पिच। यदि अपन इसका फॉर्मूला लिखें y से, दूरी, दूरी किसके बराबर है, चाल गुना समय। एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय किसके बराबर, परिक्रमण काल यानी t इंटू 4। ध्यान रखना है, डायग्राम पर आ जाए वापस। ये सर्कुलर पाथ है, यहां से चला यहां तक। अब जो दूरी तय होगी एक घूर्णन तय करने में, वो सरल रेखा ये होगी, और सरल रेखा कौन से कंपोनेंट के कारण होती है, कोस कंपोनेंट के कारण होती है। और कोस कंपोनेंट वे का अपन लिखेंगे यहां पर v कोस थीटा। t की वैल्यू हमें पता है, ये आ जाएगा y इक्वल टू 2 पाई m q नॉट b इंटू v कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। यह पिच का यानी चूड़ी अंतराल का सूत्र है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 1 लाइन क्वेश्चन बनते हैं। ये इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा कंप्लीटली। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसी टॉपिक पर अपन कंटिन्यूस करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा साइक्लोट्रॉन। अपना जो टॉपिक है आज का वो है साइक्लोट्रॉन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से। इसमें जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो 4 नंबर के वेटेज के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, इसकी बनावट, इसकी कार्यविधि और इसके प्रचार या प्रचार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की। कोई विशेष जरूरत नहीं है याद रखने की, जस्ट ए नॉलेज आप ध्यान रख सकते हैं। लॉरेंस और लिविंगस्टोन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। है क्या? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इन कणों को त्वरित करके उच्च ऊर्जा के कणों में बदला जाता है और नाभिकीय अभिक्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के रूप में इनको यूज में लिया जाता है। मैं फिर कहूंगा साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों को त्वरित कराकर उच्च ऊर्जा के कणों में बदला जाता है। बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत में सिंपल से 2 लाइनें लिखनी है जो कि बेस्ड है इसकी क्रिया विधि पर, कि लंबवत या क्रोशित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर क्रोशित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भारी धनावेशित कणों को गुजारकर उनको त्वरित कराकर उच्च ऊर्जा के कणों में बदला जाता है। अब अपन बात करते हैं बनावट की। बिल्कुल सिंपल सा है, डायग्राम याद रखना है बनावट के लिए। डायग्राम में यहां पर 2 अर्धवृत्ताकार धातु की प्लेटें हैं जो अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल डी की आकृति के हैं, इनको कहते हैं डीज। यदि इसको अपन पॉइंट्स के रूप में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या? साइक्लोट्रॉन में धातु की 2 अर्धवृत्ताकार खोखली प्लेटें होती है जिन्हें डीज D1 व D2 कहा जाता है। दोनों प्लेटें जिनके व्यासीय किनारे एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं कि इनके मध्य कुछ अंतराल आ जाए। नंबर 3, इस अंतराल में एक आयन स्रोत रखा जाता है, एस से लिखा है यहां पर मैंने, जो कि भारी धनावेशित कणों को क्या कर सकता है? उत्सर्जित करे। नंबर 4, दोनों डीज D1 और D2 को उच्च आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। ये प्रत्यावर्ती स्रोत इस अंतराल में क्या काम करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उच्च आवृत्ति का मतलब बहुत जल्दी जल्दी दोनों डीज की ध्रुवता क्या होती रहे? बदलती रहे। और इस पूरी की पूरी व्यवस्था को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों में इस प्रकार से रखा जाता है कि यहां पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। ये इसकी बनावट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? साइक्लोट्रॉन में धातु की 2 अर्धवृत्ताकार अंग्रेजी के अक्षर की खोखली डीज प्लेटें होती हैं। नंबर 2, दोनों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इनके व्यासीय किनारे एक दूसरे के समांतर कुछ अंतराल पर रखे गए। नंबर 3, इस अंतराल में एक आयन स्रोत रखा जाता है जो कि भारी धनावेशित कण को उत्सर्जित कर सके। नंबर 4, दोनों डीज को उच्च आवर्ती प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है जो कि इस अंतराल में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके। और लास्ट, इस पूरी व्यवस्था को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस प्रकार से रखा जाता है ताकि यहां लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। अपन बात करते हैं वर्किंग की, कार्यविधि की। बिल्कुल सिंपल, कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखें ज्यादा बेटर रहेगा। क्या माना? प्रारंभ में डीज D1 धन ध्रुवता पर और डीज D2 ऋण ध्रुवता पर। जो डीज D1 है, डीज D1 जो है वो पॉजिटिव पोलरिटी पर है, धन ध्रुवता पर है। डीज D2 ऋण ध्रुवता पर है, जिससे इन दोनों डीज के मध्य ये जो अंतराल है यहां पे क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र।
जैसे ही स्रोत S से धनावेशित कण उत्सर्जित होगा, धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण कौन सा बल लगेगा? विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल F बराबर लगेगा QE। इस विद्युत बल के कारण धनावेशित कण कौन सी प्लेट की तरफ विक्षेपित होगा, मुड़ेगा? ऋण ध्रुव प्लेट की तरफ मुड़ेगा, यानी ये D2 प्लेट के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही प्लेट D2 में एंटर करेगा, क्योंकि प्लेट D2 कैसी है? खोखली है, धातु की खोखली प्लेट है, और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है? 0। विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कण का पथ है वो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार पथ हो जाएगा, यानी कण इसके अंदर प्रवेश करते ही वृत्ताकार पथ पर प्रवेश गति करने लगेगा, और अर्धवर्त पूर्ण कर जैसे ही इस अंतराल में आएगा, पुनः बीज की ध्रुवता क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। D1 नेगेटिव पोलरिटी पर, D2 पॉजिटिव पोलरिटी पर। फिर इस पर विद्युत बल लगेगा, और अब ये कौन सी डी में एंटर करेगी? D1 में एंटर करेगी, और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन से पथ पर गति करेगी? अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करेगी। लेकिन अब ये जो अर्धवृत्त होगा, इसकी त्रिज्या पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कारण पहले यहां से एंटर कर रहा था, त्वरित हुआ विद्युत बल के कारण, यहां अर्धवृत्त पूर्ण करके जैसे अंतराल आया, फिर त्वरित होगा। त्वरित होने का मतलब उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। इस प्रकार जैसे ही ये अर्धवृत्त पूर्ण करके फिर अंतराल में आएगा, बीज की ध्रुवता फिर बदल जाएगी, और अब ये कौन सी डी में एंटर करेगा? D2 में। इस प्रकार बार बार ये आवेशित कण लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन डीज में वृत्ताकार बढ़ती हुई त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथ पर गति करता रहेगा, और अंत में जब इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इन डीज की त्रिज्या के बराबर होगी, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको इस खिड़की के द्वारा किस पर आपतित करवा दिया जाता है? लक्ष्य पर, टारगेट पर आपतित करा दिया जाता है। यही साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो थ्योरी इसमें लिखनी है कि सर्वप्रथम D1 को धन ध्रुवता पर, D2 को ऋण ध्रुवता पर रखा जाता है। उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण इस स्रोत से जो उत्सर्जित धनावेशित कण है वो प्लेट D2 की तरफ विक्षेपित होता है। प्लेट D2 में प्रवेश करते ही लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण अर्धवृत्त पर गति करता है। अर्धवृत्त पर गति करते हुए जैसे ही अर्धवृत्त पूर्ण कर पुनः अंतराल में आता है, फिर D1 में प्रवेश करता है, और बढ़ती हुई त्रिज्या के अर्धवृत्त पर गति करता है। बार बार लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कण बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता जाता है, और अंत में जब डीज की त्रिज्या के बराबर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाती है, तो ये उच्च ऊर्जा के कणों में बदल जाता है, जिसको इस खिड़की की सहायता से लक्ष्य पर आपतित करा दिया जाता है, जहां इसको जिस उपयोग में लेना है वहां उपयोग में ले लिया जाता है। यही साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि है। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन के प्रचाल। अलग से भी पूछा जा सकता है, प्रचाल के बारे में पूछा जा सकता है अलग से, या साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। प्रचाल में सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण है वो किस पथ पे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r कहां से मिलेगा? लॉरेंज चुंबकीय बल से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेग से वेग क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी नंबर फर्स्ट जो प्रचाल है वो है पथ की त्रिज्या। पथ की त्रिज्या आ जाएगी mv/q0b। वही बात, यदि मैं बात करता हूं वेग v बराबर आ जाएगा q0b/r/m। यदि अपन बात करते हैं कण की गतिज ऊर्जा की,
कण की गतिज ऊर्जा ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर। यदि v की वैल्यू मैं पुट करता हूं 3/4 से, तो ये आ जाएगा E के बराबर हाफ एम, v की वैल्यू पुट करूंगा क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटा एम स्क्वेयर। एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी E के इज इक्वल टू हाफ क्यू नोट स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र। यदि अपन बात करते हैं कोई परिक्रमण काल, टी यानी एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, दूरी बटा चाल का फॉर्मूला पुट करें 2 पाई एम बटा क्यू नॉट बी। ये टी पूरे एक चक्र में लगा समय। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करते हैं आवर्ती की, एन बराबर 1 अपॉन टी दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई एम। और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, साइक्लोट्रॉन आवर्ती कह देते हैं। इस आवर्ती को अपन यदि ठीक उसी तरीके से मैं कोणीय आवर्ती कैलकुलेट करना चाहूं, कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू नॉट बी अपॉन एम। अब यदि मैं बात करूं कि जब आवेशित कण की ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा किस स्थिति में, जब वेग अधिकतम यानी जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाए, मैं लिख देता हूं, जब स्मॉल आर इज कैपिटल आर यानी डीज की त्रिज्या के, तब अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा E के मैक्सिमम इज इक्वल, कुछ भी नहीं करना, स्मॉल आर की जगह में क्या पुट करना है, कैपिटल आर हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। परंतु यदि ये आवेशित कण कितने चक्कर लगाए, एन चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए, एन, कैपिटल एन चक्कर लगाए, तो इसके द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा एन चक्करों में प्राप्त ऊर्जा ये आ जाएगी आपकी, ऊर्जा बराबर होती है आवेश गुना विभवांतर Q इंटू वी। एक चक्कर में, पहले आधे चक्कर में यहां पर V लगाया, अगले आधे चक्कर में ध्रुवता बदल जाएगी तो V और लग जाएगी, यानी टोटल विभवांतर कितना लगा, 2V लगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2QV। ये एक चक्कर के लिए है, चक्कर कितने हैं, N, तो ये कुल ऊर्जा हो जाएगी, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तब मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन नंबर 6 यहां दे दे, 7 यहां दे दे, 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10। यहां पर मैं इस बात को लिखूंगा क्या, बाय इक्वेशन 9 एंड 10। ये आपके पास आ जाएगा 2QV इंटू एन इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एम। इसे एन का मान आ जाएगा 1/4 क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, क्यू चार्ज अपन क्यू नोट ले रखा है अपन ने, तो यहां पर अपन क्यू नोट ही लेंगे, क्यू नोट वी, और क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, चक्करों की संख्या, साथ में ये आपका फॉर्मूला में एन।
इसमें किसी पर भी बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट जो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूज मैं बताऊं, दो यूज सिंपल से ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में, फॉर प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। नंबर सेकंड, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, क्योंकि जो उच्च ऊर्जा के कण आएंगे वो नाभिकीय संघट से आएंगे, इसलिए इसका उपयोग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए किया जाता है, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में किया जाता है। दो उपयोग ध्यान में रखें। बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में सबसे पहली बात, इसकी सहायता से न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? पहली लिमिटेशन है, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता, और ये आवेशित कणों को त्वरित करता है। नंबर सेकंड, इसकी सहायता से जो हल्के आवेशित कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इनको भी त्वरित नहीं किया जा सकता। हल्के इलेक्ट्रॉन को त्वरित, हल्के नाभिकीय कणों को अपन त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि मैं बात करूं आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत से, तो m की वैल्यू होगी m0 रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो मास भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो जो टाइम क्या है वो भी बढ़ जाएगा। समय बढ़ने का मतलब है ये जो चार्ज पार्टिकल अपना अर्धवर्त पूर्ण करके यहां अंतराल में आ रहा था, वो समय बढ़ने का मतलब है वो बाद में आएगा, ध्रुवता पहले ही बदल जाएगी, यानी जो पोलरिटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जबकि ये सही रूप से वर्किंग करे इसके लिए आवश्यक कंडीशन होती है कि जितने समय में ये अर्धवर्त पूर्ण करके अंतराल में आता है उतने ही समय में इसकी ध्रुवता क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसलिए इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है बीटाट्रॉन की सहायता से। दो सीमा बंधन लिख दें। नंबर एक, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर आवेश नहीं होता। नंबर दो, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्वरित करते हैं उस स्थिति में जो अर्धवर्त पूर्ण करके अंतराल में पहुंचने का समय और ध्रुवता बदलने का जो समय सापेक्षता है वो समान नहीं रहती। ये आपके साइक्लोट्रॉन के सीमा बंधन है। मैं फिर बता देता हूं, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों को त्वरित कराकर उच्च ऊर्जा के कणों में बदला जाता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है? दो क्रोशित लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भारी धनावेशित कणों को गुजार कर उनको त्वरित कराकर उच्च ऊर्जा के कणों में बदला जाता है। बनावट अपन डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम में याद रखें, अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स में लिखें। कार्यविधि मैंने आपको बता दी है, प्रचाल मैंने आपको बता दिए हैं, न्यूमेरिकल या बड़ा क्वेश्चन, दो लिमिटेशंस ध्यान रखें, दो उपयोग ध्यान रखें। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक में।